मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं बाबा जी। बाबा जी, राम राम। जय हो, जय श्री राम। बाबा जी, आपका चुनावी आकलन सदैव सटीक रहता है और आपने भी कुछ दिन पहले और लगातार आप कहते रहे हैं कि भारत की जो सबसे मुश्किल सीट भाजपा के लिए रहती है वो रहती है गाजीपुर की सीट, उत्तर प्रदेश की, जहां से एक दर्शकों को पता ही होगा, मुख्तार अंसारी नाम के भी आदमी कुछ दिन पहले फौत फरमा गए। तो सपा ने टिकट दिया है मुख्तार अंसारी के भाई को, अफजाल अंसारी को। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यस। और आज जो है भाजपा ने अपना टिकट जारी कर दिया, श्री पारसनाथ राय जी को टिकट दिया है। अब पहले तो सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इन कैंडिडेट साहब जो है, श्री पारसनाथ राय बहुत चर्चित नहीं रहे हैं, अच्छी बात है। नेता उतना चर्चित न रहे वही ठीक रहता है। इनका क्या इतिहास है, कौन है, कौन साहब है, क्या मतलब क्या समीकरण है इनका, बाबा जी? अभी वीडियो बनाने से 1 मिनट पहले जब आप आ गए थे, तब आपने मुझे नाम याद दिला दिया, नहीं तो अभी चर्चा करते समय मैं इनका नाम याद नहीं कर पाता। वो तो आपने याद दिला दिया, पारसनाथ यादव। सॉरी, देखिए राय। अभी पारसनाथ राय। आज जब दिन में इनका टिकट डिक्लेयर हुआ है तो हर आदमी, गाजीपुर के हर आदमी ने यही सबसे पहले पूछा, ई के है? तो उसके बाद 99% लोगों ने पूछा, पता नहीं क्या हो, जे भी हो, मनोज सिन्हा के कोनो लटकन हुआ ही। फिर लोगों ने इनका इतिहास भूगोल खोजा तो पता लगा कि इनके लड़के आशुतोष राय हैं, जो कि शायद भारतीय जनता युवा मोर्चा के कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। और ई भी जौन है, पता नहीं संघ में कौन एक थे, कोनो पद इनके पास रहा है। मैं 20 साल गाजीपुर रहा हूं सर, मैंने आज तक इनका नाम कभी नहीं सुना, कभी, नेवर। न इनका इनका जिक्र ही नहीं सुना आज तक कभी। अब क्या सोच के भाजपा ने टिकट दिया है, भगवान जानता है। और गाजीपुर में भैया, गाजीपुर के मालिक तो हैं मनोज सिन्हा, ये तो बात सही है। और जब सांसद थे, मंत्री थे, तो वाकई गाजीपुर के लिए बहुत काम किए थे। अगर पिछला 5 साल भी वो गाजीपुर में रह जाते तो गाजीपुर का वाकई भाग्य खुल गए होते। इनके जाने के बाद गाजीपुर जो है एकदम अनाथ टूअर, वो जेकर बाप मर जाला वो लड़का के टूअर कहल जाला ना। तो इनके चल गिले के बाद, अफजाल अंसारी के खानदान का आपको पता है, वो सब कितने बड़े विकास पुरुष हैं, कितने बड़े गरीबों के मसीहा हैं, कितने बड़े रॉबिन हुड हैं, ये सब दुनिया जनबे करती है। तो मुझे याद है सर, पिछले 5 साल में एक ईंट भी विकास की गाजीपुर में नहीं लगी है। और एक बात बताइए ना, अफजाल अंसारी अपना ईंटा बचा रहे थे, वो गाजीपुर का ईंटा लगवाएंगे? चिंदी चिंदी उखाड़ के फेंक दिया उनका बाबा ने, बुलडोजर फेर दिया उनके पूरे साम्राज्य पे। तो जो आदमी अपना साम्राज्य बचा रहा है, किसी तरह कैसे हूं जी खा रहा है, कैसे हूं जान बचा रहा है, वो क्या गाजीपुर का विकास करेगा? खैर साहब, भाईजान फौत फरमा गए, तो उनके भाई को टिकट मिला है, अफजाल अंसारी को। अब बात ये थी कि सर, एक तो वैसे ही भाजपा के लिए सर्वाधिक कठिन सीट अगर कोई पूरे इंडिया में है तो वो गाजीपुर है। उसमें भी अफजाल अंसारी सबसे सशक्त कैंडिडेट है हर लिहाज से। एक तो समीकरण, सपा अगर वो सपा से लड़ता है तो जो सपा का जो समीकरण है वहां वो बहुत तगड़ा हो जाता है, याद एम वाई का कॉम्बिनेशन जो है। ऊपर से सपा का संगठन भी बहुत अच्छा रहा है।
तीसरे, खुद अफजाल और मुख्तार के परिवार का रसूख पूरे इलाके में, मुसलमानों का की अच्छी संख्या, और बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं जो कि सपा को हमेशा अपर हैंड दे देते हैं। ऐसे में सर भाजपा के लिए वैसे ही बड़ी डिफिकल्ट सीट है, तो ऐसे में भाजपा को एक कोई ऐसा सशक्त कैंडिडेट देना चाहिए था। आज जब टिकट डिक्लेयर हो गया तो मैंने बहुत से अपने भूमिहार मित्रों को ही फोन किया, मैंने कहा "ओई का भल", तो बोला भैया समझे में ना हो थे का कैसन टिकट बटाल है। तो मैंने कहा भूमिहार वोट को, बोला नहीं ठीक है, उस एरिया में पूरे 4-5 जिलों में भूमिहारों की बड़ी अच्छी संख्या है, और भूमिहार वहां के जो हैं वो पूरे भाजपा समर्थक कट्टर भाजपाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मेरे एक मित्र ने, जो कि स्वयं भूमिहार है, उनकी टिप्पणी थी कि अरे यार भूमिहारों को ही संतुष्ट करना था तो अलका राय जी को दे दिए होते। कृष्णानंद राय जी की पत्नी। हाँ, बहुत अच्छा चुनाव लड़ती। या एक ऐसे व्यक्ति को टिकट देने की जरूरत थी जो कि इस गुंडे माफिया परिवार से लंबे समय से संघर्ष करता आ रहा है और आज भी संघर्ष करता हुआ दिखे। मेरे हिसाब से तो भाजपा ने गाजीपुर में अफजाल अंसारी को वॉकओवर दे दिया है। जी बाबा जी, मैं बात करना चाहूंगा गाजीपुर की जनता पे। गाजी जैसे एक बात होती है, और आज के समय में चुनाव आप लोग भी कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि हर सीट पे एक ही आदमी लड़ रहा है, वो है श्री नरेंद्र मोदी जी। तो और दूसरा ये कि जब मनोज सिन्हा ने इतना अच्छा काम किया था 14 से 19 के बीच में, लगातार रहते थे, हर शनिवार रविवार वहीं गाजीपुर रहते थे, तो जो भी एक कारण थे भाई, कम से कम मुख्तार अब्दाल से तो बेहतर थे। उनके सामने अफजाल को जिताया गाजीपुर की जनता ने। चलिए, एक अच्छा खासा मुस्लिम वो वोट बैंक होगा वहां पर क्या वो इतना बड़ा है मुस्लिम वोट बैंक कि वो अकेले अपने दम पे अफजाल अंसारी को जिता ले, या उसको हिंदुओं का टॉपअप भी मिलता है? और यदि हिंदुओं का टॉपअप मिलता है तो वो कौन हिंदू है, कहाँ से आते हैं जो अफजाल अंसारी को जिताते हैं? और जबकि वही हिंदू पूरा गाजीपुर बनारस में, भाई योगी जी हैं तो उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे गाजीपुर तक दे दिया है। जिस गाजीपुर तक जाने में 9-10 घंटा लगता था लखनऊ से, वहां आज की डेट में 3 घंटा लगता है। तो नेता जो ऊपर बैठा है उसे छोड़ दो, वहां का कौन देखेगा, क्या देखेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है बाबा जी? क्रांति फिल्म का एक बड़ा मशहूर डायलॉग था, शायद दिलीप कुमार ने बोला था। आपका तो शायद जन्म हुआ, आप बहुत छोटे रहे होंगे। क्रांति फिल्म कब आई थी? 1980 के आसपास आई थी। नहीं सर, हम नहीं थे उस समय, बच गए। तो क्रांति फिल्म में सर दिलीप कुमार का डायलॉग है कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता न होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता न होता। कुल्हाड़ी में जो दस्ता लगा होता है वो लकड़ी का ही होता है, और उसी से पूरा जंगल का जंगल साफ हो जाता है। तो वो जो छोटी सी कुल्हाड़ी की लकड़ी होती है ना, वो अपने ही वंश के विनाश का कारण बनती है। तो काश हमारा हिंदू समाज इस चीज को समझ पाता। आज भी सर ये इतना सारा जो बवाल मचा है, फलाने नाराज ढेकाने नाराज है, इन सबों को राष्ट्र से या हिंदुत्व से या किसी से कोई मतलब है? सिर्फ अपना निजी स्वार्थ हाँकना है सबको। सर निजी स्वार्थ भी तो पूरे हो रहे हैं ना। बिजली आ रही है, सबके घर में आ रही है ना। ईगो, फोन डेटा ईगो, सब सस्त। अच्छा। ईगो, झूठी ईगो, जबरदस्ती की ईगो, वो भी तो पालनी है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि अबे अपनी ईगो के लिए गू खा लोगे क्या? जब जब पीछे आपको आपको याद होगा, जब ये अफजाल जीते थे, तो मैंने ठीक इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया था 2019 में कि अबे अपनी ईगो पालने के लिए या अपनी जाति के आदमी को देखने के लिए क्या गू खा लोगे?
तो लोग अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को भी तो जिताते ही है ना, उनमें उनको गरीबों का मसीहा रॉबिन हुड दिखता है ना। अब पूछने वाली बात है सर कि कितने लोग कहते हैं ना गरीबों का मसीहा, आपको मालूम है सर मुख्तार अंसारी की वजह से कितने घर बर्बाद हुए हैं। सर वो गरीबों का मसीहा इसलिए क्योंकि उसने पूरे इलाके को गरीब बना के रखा था। गरीबों का मसीहा जो बनता है वो गरीब बना के रखता है, तब गरीबों का मसीहा होता है वो। एक बात बताऊं मैं आपको, हमारे इलाके में एक बोतल बियर पे लड़कों को सुपारी किलिंग सिखाई है इस आदमी ने। बुला के एक बोला एक बियर पिला दिया, बोला वो फलाना को मार दे, और वो लड़के बड़े गर्व से बताते थे कि हम लोग को भाईजान ने जो है मौका दिया जिंदगी में। सर मैं एक बात बताऊं, गरीबों का मसीहा बोलते किसको, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। हमारे घर से, मेरे गांव से करीब 7-8 किलोमीटर दूर पश्चिम एक गांव है करमपुर। वहां पे एक बाबू साहब हुए, उनकी संतान नहीं थी, तो किसी ने उनको सलाह दी बचपन में, जब एकदम अभी यंग थे, जब संतान नहीं हुई, कि कोई बच्चा गोद ले लो। उसने बोला अरे यार मेरे भाइयों के बच्चे तो हैं ही, मेरे ही बच्चे हैं। तो उनकी शायद ऐसा सुनने में आया, पता नहीं, मैं आई एम नॉट श्योर, ऐसा हम सुनते थे कि फिर उनके जो ससुराल वाले थे उनकी पत्नी के वो चाहते थे कि कोई बच्चा गोद आ जाए। उन्होंने बोला कि अगर देखिए अगर बच्चा गोद लेना होगा फिर मैं एक बच्चा गोद नहीं लूंगा। तो उसी दिन तो उन्होंने संकल्प ले लिया कि फिर तो इलाके का हर बच्चा मेरा बच्चा होगा। खिलाड़ी थे, शौकीन थे हॉकी के, यूपी कॉलेज वाराणसी के पढ़े हुए थे। पुराने जमाने में थे तो उनकी बुलेट से चलते थे, राइफल लेके चलते थे, ठीक ठाक गुंडे थे। मैं अब आज इस धरती पर नहीं है, स्वर्गीय हो गए हैं, पर इमेज गुंडों वाली ही थी। नाम था बाबू तेजू सिंह, बाबू तेज बहादुर सिंह करमपुर के। आज भी एक नाम लिया जाता है तेजू बकाटू, बकाटू सिंह आज भी जिंदा, काठो सिंह उनको बोलते हैं और बिहार में रहते हैं। अकाटू बकाटू, वही 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 वो इनफैक्ट तेजू बकाटू है ओ लेजेंड वो है सर। हाँ वो इनफैक्ट जो नाम था, वो जो जोड़ी थी वो तेजू हम्म। बकाटू, तो मैं तेजू सिंह की बात कर रहा हूं। तो सर उन्होंने अपने गांव में अपनी जमीन में 1 बीघा जमीन प्लेन करके बच्चों को हॉकी खिलाना शुरू किया। ये बात है आज से करीब 40 साल पुरानी। और सर आज से फिर हॉकी का एक बहुत तगड़ा सेंटर डेवलप हो गया। ऐसा सेंटर डेवलप हुआ करमपुर में, आज भी है, आज तो वहां बकायदा एस्ट्रोटर्फ लगी है। सर आज से करीब 15 साल पहले वहां पे एक सूची बनी थी कि इस ग्राउंड से खेल के कितने बच्चों ने आज तक जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बने। हॉकी, एथलेटिक्स और कुश्ती, 3 गेम्स वो प्रमोट किया करते थे। मेन था उनका सेंटर हॉकी का। मेरे बच्चों ने भी कुछ दिन रह के वहां पहलवानी की, मैं एज ए कोच मैंने वहां पे कुछ अपनी सेवाएं दी हैं कुछ दिन। सर 15 साल पहले एक बार हम लोगों ने सूची बनाई थी, तो उस वक्त 450 बच्चा ऐसा था जो कि विभिन्न राज्य और केंद्रीय विभागों में नौकरी कर रहा था। और हम लोगों ने उन दिनों औसत लगाया था कि औसत एक घर में 30,000 रुपए सैलरी आती थी। 450 बच्चे, 30,000 रुपए सैलरी। तो उस वक्त हम लोगों ने एक मोटा तौर पर ऐसे अंदाजा लगाया था कि बाबू तेजू सिंह की वजह से इस इलाके में लगभग 2.5 करोड़ रुपया महीना की सैलरी आती है बच्चों। वो बच्चे और अगल बगल के गांव के बच्चे थे, 4.5 तो थे 15 साल पहले, आज तो संख्या शायद 1,000 होगी। तो इसे कहते हैं गरीबों का मसीहा संदीप भाई। जिस दिन मुझे अपने इलाके में गरीबों का मसीहा किसी को घोषित करना होगा ना, मैंने एक बार एक पोस्ट लिखी थी, मैंने कहा बाबू तेजू सिंह वो आदमी थे, तेज बहादुर सिंह, शायद जिनको पद्मश्री मिलना चाहिए था। आज के जमाना होता तो मिल जाता सर। हाँ आज अगर वो होते तो आज मिल जाता। क्यों? उस अकेले आदमी ने उस
इलाके में जहां की बच्चे कट्टा और बम बंदूक रिवॉल्वर लेके और दोनाली लेके चलने का शौक पालते थे, उन्होंने उन बच्चों के हाथ में हॉकी पकड़ाई। आपको मालूम है ये मुख्तार और ये इनका अफजाल का खानदान भी ये अपने आप को कहते कहाते स्पोर्ट्समैन और क्रिकेटर कहलाते हैं। आज तक कितने बच्चों को इन्होंने क्रिकेट खेलना सिखा दिया, और इनके निकाले हुए कितने बच्चे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनके गांव से क्रिकेटर निकले। इनके बगल में एक गांव है शेरपुर, सर वॉलीबॉल का मशहूर, अपने वॉलीबॉल के लिए 5-6 इंटरनेशनल प्लेयर वहां हुए हैं शेरपुर में। इन्होंने अपने गांव में क्यों नहीं कोई शेरपुर बना दिया? इनके पास संसाधन की कौन सी कमी थी? इन्होंने हजारों बच्चों को सर कट्टा और रिवॉल्वर चलाने सिखा दी। ये अपने आप को मसीहा बोलते हैं। खैर छोड़े, विषयांतर हो गया सर। हम लोग नहीं, गाजीपुर जिले विषयांतर नहीं है सर। ये कहानी इतनी ज़रूरी थी, अच्छा हुआ आपने जो है ये कहानी सुनाई। ऐसे इलाके में जहाँ पे दुनिया कहती है कि खाली माफियागिरी, खाली गुंडागर्दी, गरीबी, खेती नहीं, पहुँचना मुश्किल, बिजली नहीं, पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं। ऐसे इलाके में एक आदमी खड़ा होता है कि नहीं, हर बच्चा मेरा, और एक ज़रा-सी प्रोडक्टिविटी शुरू करता है। कहाँ लेकर जाता है? हम्म, सर, यही 14 से पहले बनारस का क्या हाल था? न बिजली था, न कुछ था, एकदम गंद पड़ा हुआ था। हम लोग भी जाते थे तो रोते ही थे। अयोध्या जी का क्या था? आज वही बनारस एक नेतृत्व चुना, उस बनारस ने चुना ना सर। आज बनारस में क्या बात हो रही है कि मोदी जी जीतेंगे तो सवाले छोड़ दो यार, उस पे तो बातें नहीं करनी, जरा कितने से जिताना है इस पे तैयारी करनी है। ये बनारस की जनता ने आत्मसात किया ना सर। 14 में जिताया तो 19 क्यों बाहर से आया था ना आदमी, गुजरात से आया था। बनारस उस 14 से पहले क्या था? पूर्वांचल तो एकदम क्या ही बताएं क्या था। उस जनता का क्या सर? उस जनता ने अपने लिए एक नेतृत्व चुना। यूपी की जनता ने 17 में मोदी जी को वोट दिया ना, 325 सीट, और मोदी जी ने हमें क्या नेता दिया? अब हम खुश हैं। तो पॉइंट इज कि गाजीपुर की जनता क्या यूपी में रहती है या किसी और प्लेनेट पे रहती है सर? क्योंकि विधानसभा में भी योगी जी को नहीं जिताया है। गाजी सर, ये मेरा सवाल है, मासूम सवाल है, और मैं चाहूंगा इसके बाद आप कंक्लूड भी करें। गाजीपुर की जनता किस प्लेनेट पे रहती है सर? गाजीपुर की जनता ने कभी विकास के लिए वोट नहीं दिया। अगर मैं आज हिंदू भी मुस्लिम सब मिला के, सबको यादव हिंदू सब, ठकुरे। मैं किसी एक हाँ तो एक कम्युनिटी को, मैं सर किसी एक कम्युनिटी को एक बार, और आई एम सॉरी टू से, पिछली बार मनोज सिन्हा को हराने में हमारी क्षत्रिय बिरादरी का बहुत बड़ा रोल था, ऐसा सुनने में आता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं मालूम है, पर एक आम कॉमन एक वहां पे बात चलती है कि जो वहां के ठाकुर साहब जो लोग थे वो मनोज सिन्हा से नाराज थे, और लगभग 1.5 लाख वोट जो है मनोज सिन्हा कट गया। सर, ये और एक बात गाय बताऊं, कसाई के पास क्यों चली गई? नहीं नहीं आगे सुनिए, मनोज सिन्हा के गाजीपुर में आने का कहानी बड़ी मजेदार है। सन 2014 में वो बिल्कुल गाजीपुर लड़ना नहीं चाहते थे, तो वो जब टिकट वितरण होने लग गया तो वो मांग रहे थे बलियास टिकट, क्योंकि उन्होंने तर्क दिया कि मैं पिछले 10 साल, मुझे गाजीपुर की धरती पे पैर रखे 10 साल हो चुका है, मैं बलियास तैयारी कर रहा हूँ, मुझे बलियास दीजिए। उन्होंने बोला नहीं। अमित शाह जी अड़ गए, बोला नहीं तुमको गाजीपुर से लड़ना है। बहुत मैं कई बार स्टोरी सुना चुका हूँ, बहुत हुज्जत हुई, बहुत इन्होंने मन मार के इनको जबरदस्ती गाजीपुर से लड़ाया गया। और अमित शाह जी ने ये कह के लड़ाया गया कि मेरे पे भरोसा है ना, मोदी जी पे भरोसा है, लड़ो। बड़ी मजबूरी में लड़े, बाई चांस जीत गए। फिर सर इस आदमी ने काम किया, और इस आदमी ने इतना काम किया कि मैं आप रेल राज्य मंत्री थे। हम लोग को रेल पकड़ने के लिए सर, जो हम लोग को जो मेन बड़ी लंबी दूरी की ट्रेनें पकड़ने के लिए बनारस जाना पड़ता था। अब स्पेशली मैं जब दिल्ली आता था तो मुझे शिवगंगा पकड़नी होती थी, शाम को 7 बजे की शिवगंगा होती थी। तो सर शाम को 7 बजे की शिवगंगा पकड़ने के लिए हम लोग 2 बजे घर से चलते थे, क्योंकि बनारस पहुंचना है, उसके बाद कोई ट्रैफिक में फंस जाए इधर तो कम से 1 घंटा पहले भी पहुंचना है। तो आज हमें दिल्ली, मुंबई, हावड़ा,
जम्मू तवी, हर जगह के लिए सुपर फास्ट ट्रेन, और यहाँ से मिलती है, मेरे घर से 8 किलोमीटर दूर है। 4 बजे की ट्रेन होती है, हम लोग 3:30 बजे घर से निकलते हैं, 4 बजे ट्रेन पकड़ लेते हैं। इसके अलावा सर क्या इतनी डेवलपमेंट की, 4 लेन, बनारस से लेकर गाजीपुर होते हुए गोरखपुर तक का 4 लेन, बनारस भटनी लाइन को डबल लाइन इलेक्ट्रिफाइड करने का, सारे रेलवे स्टेशन एक नंबर चकाचक। उसके बाद बनारस बलिया लाइन का दोहरीकरण और उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन। इसके अलावा ऐसे 1000 काम। तो जब जब 2019 का जब टिकट वितरण होने लग गया तो मनोज सिन्हा को पार्टी ने कहा क्या आप गाजीपुर छोड़िए, आप बलिया से लड़िए। उल्टा हो गई स्टोरी, 14 वाली ई अड़ गए कि नहीं, हम गाजीपुर में इतना काम कैले है कि यह तो टाइम आयल है। पार्टी ने, संगठन ने बहुत समझाया इनको, बहुत समझाया कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, आप बलिया से लड़िए, आप सीट चेंज करिए। नहीं माने, जबरदस्ती लड़ गए गाजीपुर से। और सर समर्पण का यह हाल था कि रेल राज्य मंत्री थे, हर फ्राइडे शाम को 5 बजे ऑफिस निपटा के राजधानी पकड़ते थे, रात को 2 बजे मुगलसराय उतरते थे, वहां पे इनकी गाड़ी खड़ी होती थी, रात भर ट्रेवल करके सैटरडे सुबह अपने घर पहुंचते थे गाजीपुर, और सुबह 7 बजे से लोगों से मिलना, सारा सैटरडे सारा संडे काम करते थे, और संडे रात को 12 बजे फिर मुगलसराय से राजधानी पकड़ के सुबह 8 बजे दिल्ली हाजिर, 10 बजे ऑफिस में। 5 साल इस आदमी का ये रूटीन रहा। जब भी जहां दिल्ली में ऑफिस बंद हुआ, ट्रेन पकड़ के गाजीपुर। इसके बावजूद पब्लिक ने हरवा दिया। तो सर हमारे देश की जनता, आज तक हमारा देश इसलिए विकास नहीं हुआ, आज तक पिछड़ा बीमारू राज्य रहा ना, बीमारू देश रहा ना, इसलिए क्योंकि विकास हमारे देश में कभी एजेंडा रहा ही नहीं। भ्रष्टाचार हमारे देश में कभी एजेंडा रहा ही नहीं। हमने एक से एक भ्रष्ट नेताओं को हमने चुना। जितने हमारे ऊपर गुंडे बदमाश थे सर, कोई गुंडा बदमाश बूथ कैप्चरिंग से नहीं जीता है, हमने चुना है। हम गुंडे बदमाश चोर भ्रष्ट लोगों को चुनते हैं खुद। चलिए सर, काफी नेगेटिव हुआ, पर मैं ये मानता हूँ क्योंकि 2014 में उसी गाजीपुर की जनता ने एक अनजान आदमी जो 10 साल से वहां नहीं था, मनोज सिन्हा जी, उसको जिताया, उसी गाजीपुर की सीट ने जिताया, उन्होंने काम किया। 19 में खैर जो भी हुआ सो हुआ, पर एक बार फिर एक अनजान आदमी गाजीपुर में आया है। 10 साल हो चुके हैं, मोदी जी का सेकेंड टर्म भी आ चुका है, और उम्मीद है कि ये सीट, ये वो जनता फिर से वो करेगी जो उसने 2014 में किया था। बाबा जी, देखिए, आपका कोई? मैं आपको जी 2 मिनट और लेते हैं। मैं जी बताऊं जी आपको, आज जब हम सब ने सुना ना कि एक ऐसा कैंडिडेट, मैं ठीक है, मन महसूस की मजबूरी में समर्थन तो हम लोग को करना है, हम जाएंगे कहाँ, हम कहीं जा नहीं सकते ना। पर सर मैं तो अब भी अर्ज यही करूंगा कि संगठन को और हाईकमांड को इस टिकट पे पुनर्विचार करना चाहिए। अगर चेंज होता है तो बहुत अच्छी बात है, और अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर तो मजबूरी में चुनाव तो लड़ना ही है, पर सर उत्साह नहीं है। अच्छा सच सर, ये है। एक एक देखिए, एक लाइन अक्सर कही जाती है कि मोदी जी किए होंगे तो कुछ सोच समझ के ही किए होंगे। तो, तो मोदी जी देखिए, हम दिए लोग का अंतिम वाक्य वही है, ठीक है। और इस बात से वामपंथी और विरोधी से बहुत चिढ़ते हैं कि जब जनता को, भक्तों को कुछ नहीं समझ में आता है तो यही लाइन दे देते हैं सबकी। अच्छा, मुझे एक बात समझ आती है, मान लीजिए मनोज सिन्हा से ठाकुर नाराज थे, पारसनाथ जी ऐसे आदमी हैं जिनको कोई नहीं जानता, तो नाराज क्या होगा? नाराज ये नहीं ये होगा, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ऐसे आदमी पे नाराजगी कोई नहीं होती। कोई नाराज ही नहीं होगा तो दो वोट। बाकी 29 में देखा जाएगा। हाँ, चलें सर फिर, उम्मीद है चलिए। पारसनाथ जी वो, क्योंकि क्या है सर, भाजपा जब एक एक हीरा लेके आती है, जब वो जीत जाता है तब वो काम करके बताता है कि ये तो मैं है। क्या हूँ। भाजपा में ये कुवत है सर, और संगठन में तो ऐसे छिपे हुए लोग, और सबसे अच्छे वो नहीं लोग वो नहीं, हैं सर जो मीडिया में चर्चा में नहीं रहते, ना ना, वो भाजपा में सबसे एक अच्छे और लोग हैं। कुवत है। भाजपा में एक और कुवत है, कितनों कमजोर कैंडिडेट हुई,
आएगा, देखिए दोनों गुजराती आएंगे, उधर से बाबा आएंगे, एक सभा करेंगे, एकदम लहर आ जाएगी, बम बम हो और सर जाएगा। मैं और बनारस के बगल वाला इलाका, ऐसी बात नहीं है सर, पर कुल अरे मिला सर, के पूरी उम्मीद है मोदी जी करेंगे जनसभा, बड़की वाली हाँ, करेंगे। उसमें वहां कमी बाबा नहीं है। गरजेंगे कि मिला दिया मिट्टी हाँ, में। हाँ, बिल्कुल। हाँ, फिर ये मजा सर आएगा वो सर। सारी बात सही है, पर हाँ कुल मिला के सर देखिए, सर, चुनाव में देखिए ऐसा आएगा है। मजा, चुनाव में हम्म। मजा आएगा, ये तो तय एक है। तरफ मोदी जी खड़े होंगे, हम्म, पारसनाथ राय जी का हाथ पकड़ के ऐसे उठाएंगे, उधर से बाबा उनका हाथ पकड़ के ऐसे उठाएंगे, बात ये खत्म। तो है, ये तो मानना हाँ तो सब पड़ेगा, ठीक है। माहौल तो बना देंगे सब, हम्म। माहौल बना देंगे। ठीक। सर, जहाँ इतने माफिया राज किए वहां एक शांत आदमी भी सही। ठीक सर, आपको पवन जी मैंने बहुत बहुत बात धन्यवाद। लेट और वीडियो लाइक करें, शेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू तो आज के लिए बहुत बहुत संदीप भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सर। थैंक यू। नमस्कार।